वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। अब वो जो आपातकाल के दौरान जो नारे थे वो तो अब लगाए नहीं जा सकते कि हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, क्योंकि अब सरकार हमारी है, इसलिए अब संघर्ष की जरूरत नहीं है। जो आप चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगी, लेकिन आप अपनी उस धार को पैनी बनाए रखिए। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए लोकतंत्र सेनानियों का पंखुड़ियों से स्वागत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि कृपया करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यद्यपि ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने निवास पर आयोजित किया है हम सबके सम्मान के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। वंदे मातरम वंदे। अभी जरा रुक जाइए। हाँ, खड़े होंगे या बोलना है। वंदे मातरम गायन के लिए।
वन्दे मातरम् 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 की भारत माता की। बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोकतंत्र सेनानियों को अपने निवास पर बुलाकर सम्मानित करने का विचार किया। हम उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ और आभारी हैं। मैं अब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक जी से आग्रह करूंगा कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अन्य अतिथियों का भी श्री तपन जी स्वागत करेंगे। हमारे बीच तुलसी सिलावट जी भी हैं। ये छात्र नेता थे और उस समय मीसा में बंद थे, और आज जब ये राष्ट्रीय विचारधारा से में शामिल हैं तो हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से, और वो खुद भी लोकतंत्र सेनानी हैं। श्री कैलाश सोनी जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष तपन जी। श्री स्मृति चिन्ह और श्रीफल से श्री माखन सिंह जी, जो हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री रहे हैं और संगठन के अत्यंत कुशल शिल्पी रहे हैं। माननीय श्री अशोक पांडे जी, जो हमारे प्रांत के संघ चालक हैं, माननीय तपन जी उनका भी स्वागत करेंगे। कृपया तालियों से भी हम स्वागत कर सकते हैं, कृपया ताली बजाते रहें। श्री रामकृष्ण कुशमरिया जी, ये हमारे बहुत पुराने जनसंघ के समय से कार्यकर्ता रहे हैं और आपातकाल में बंद थे, बीच में कुछ रास्ता भटक गए थे।
माननीय मेघराज जी का श्री तपन जी स्वागत कर रहे हैं साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर। श्री सूर्यकांत जी केलकर, और दो महान विभूतियां ऐसी हैं, सूर्यकांत जी केलकर और सुरेश देशपांडे जी, जिन्होंने आपातकाल में भूमिगत रहकर जो योगदान दिया आपातकाल समाप्त करने का, वो मिसाल अविस्मरणीय है। ऐसे हजारों और भी कार्यकर्ता थे जो भूमिगत रह के बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक करके और आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। श्री सुरेश देशपांडे जी का श्री तपन जी स्वागत कर रहे हैं। श्री तुलसी सिलावट जी हमेशा ये कहते थे कि भाई मैं भी लोकतंत्र सेनानी हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाते। जब वो 5 साल पहले की ये बात है तो हमको लगा कि नहीं, उनको इस कार्यक्रम में अवश्य बुलाना चाहिए। श्री विक्रम वर्मा जी बहुत सबसे वरिष्ठ लोगों में से हमारे विक्रम जी हैं, और जिन दोनों विधानसभा में रहते थे तो विधानसभा में अपोजिशन में रहते हुए आपने अगर उनको कभी सुना हो तो सत्ता पक्ष की बोलती बंद हो जाती थी। ऐसे श्री विक्रम वर्मा जी का हम स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। अब मैं हमारे कैलाश सोनी जी से आग्रह करूंगा, कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक हमारे जिले के लोकतंत्र सेनानी हैं, जिला अध्यक्ष श्री दिलीप शर्मा। तो श्रद्धा से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सूर्यकांत जी केलकर और श्री सुरेश देशपांडे जी का स्वागत करेंगे। आपातकाल में लोगों को प्रेरित करने का जो काम किया, ये अद्भुत काम था। ऐसे हमारे और भी लोग हैं, भोपाल के विभीषण सिंह जी हैं, नारायण प्रसाद जी गुप्ता जो नहीं अब रहे, उन्होंने भी पूरे समय भूमिगत रह के लोगों को प्रेरित किया। प्यारेलाल जी खंडेलवाल, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया था। कृपया ताली बजाएं। ये वो मनीषी हैं जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। बंधुओं, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन मोहम्मद जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो स्वागत भाषण और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आप सबको अवगत कराएं। श्री तपन जी माननीय मुख्यमंत्री जी का परिचय भी कराएंगे। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दीन चार रहे न रहे, हम दीन चार रहे न रहे। यह हमारा घोष वाक्य है, और इसी घोष वाक्यों को लेकर मंच के नीचे के लोग और मंच के ऊपर के लोग, सारे लोग, कि माता का वैभव रहना चाहिए, हम दीन चार रहे न रहे। आज के इस पवित्र दिवस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं केवल अतिथियों का परिचय ही कराऊंगा, मार्गदर्शन तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेघराज जी का, केलार जी का मिलेगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के इस निवास पर, इसी स्थान पर, संपूर्ण मध्य प्रदेश के कोने कोने से मीसा में बंद रहे बंधुओं को, उनके परिवारजनों को यहां पर बुलाकर और मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनका स्वागत सम्मान पुष्प से जैसे हुआ, और साथ ही भोजन प्रसाद। इस बार जब हम मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, क्योंकि मोहन जी हमारे नए मुख्यमंत्री बनकर आए, और जब हमने जाके इनको प्रस्ताव रखा कि भाई साहब ये वर्षों से परंपरा है, तो उन्होंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे मीसाबंदी यहां आएंगे, ये उनका सौभाग्य नहीं है, मेरा सौभाग्य है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री देश की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब संक्षिप्त में एक चीज और, कि मोहन जी जो हैं, दिल्ली में इनका कार्यक्रम, आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, सांसदों की बैठक,
उसके बीच में से भाग करके और यहां पर आकर के हमको कार्यक्रम को संबोधित करके और वापिस जाने वाले हैं, ऐसे व्यक्तित्व के लिए एक बार और ताली बजाना जरूरी है। बंधुओं, मोहन जी का जन्म 1965 में और उज्जैन महानगर में एक संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही आप संघ के स्वयंसेवक बने। विद्यालय छोड़ने के बाद आप माधव विज्ञान महाविद्यालय में आपने दाखिला लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप जुड़े। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनेक दायित्वों में रहे। महाविद्यालय के सचिव, यूनिवर्सिटी के महासचिव, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, महाविद्यालय के अध्यक्ष, अनेक दायित्व का निर्वहन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व आपने बाखूबी। मोहन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक तो थे ही। तीनों वर्षों का शिक्षण, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष करके इनके मन में आया कि संघ का काम करना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक दायित्व का निर्वहन करते हुए उज्जैन में आप नगर कार्यवाह के दायित्व का भी आपने निर्वहन किया। बंधुओं, नगर कार्यवाह के निर्वहन के बाद वो खराब दिन थे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के तो 2003 के पहले हमेशा खराब ही दिन ही थे। ये जितने मंच पे बैठे हैं इन्होंने कभी सुख नहीं देखा। हम लोग जिंदे हैं थोड़ा सुख देखने के लिए। अपने पहले बहुत सारे जा चुके हैं। ये मोहन जी एक घटते क्रम का संगठन है, लोकतंत्र सेनानी संघ। इसमें हर साल 35-40 लोगों को श्रद्धांजलि देनी पड़ती। जब इसका गठन कैलाश जी ने करा और जब मैं अध्यक्ष बना तो शिवराज जी ने बधाई दी कि तपन जी संगठन को बढ़ाओ, तो सब लोग हंसने लगे कि बढ़ाओ कहां से, संगठन तो घटने क्रम में है। लेकिन फिर भी सारे लोकतंत्र सेनानी संघ और उसके सारे परिवार लोग मिलकर के एक बड़ा संगठन इस मध्य प्रदेश की पावन धरती पर हमने प्रारंभ किया। मोहन जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री रहे। जिले के महामंत्री रहते हुए बहुत संघर्ष किया, रोज आंदोलन, रोज डंडे खाओ। और एक बार मुझे याद है चामुंडा कॉम्प्लेक्स के पास चामुंडा माता पे मोहन जी ने कहा, तपन उस समय में संगठन मंत्री था, संभागीय संगठन मंत्री मोहन जी, जगदीश अग्रवाल जी भी मिसा में थे। कल लगा आंदोलन करना है। मैंने कहा मोहन जी पुलिस बहुत ज्यादा है, बढ़ लो। मोहन जी ने कहा नहीं, संघर्ष होगा। और जो लट चले, मोहन जी एक नाले को क्रॉस जैसे ही कर रहे थे वहां नीचे गिरे और घुटने का लिगामेंट टूट गया। मेरे ख्याल से आज भी ठीक से सुधरा नहीं। आपको भी याद है, मेरे को भी याद है। ऐसे संघर्ष के बीच में मोहन जी खड़े हुए और साथ ही साथ मोहन जी के अनेक संस्मरण है, वो बताना नहीं चाहता। जिस समय पूरे मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं होया करता था, तो मोहन जी ले आए कि उज्जैन से इलेक्ट्रॉनिक चैनल चलाएंगे। और बाखूबी इलेक्ट्रॉनिक चैनल उज्जैन संभाग में सबसे पहले मोहन जी लेके आए और उस चैनल का उद्घाटन मोहन जी और तपन भौमिक ने किया। ये हम सबका सौभाग्य है। मोहन जी उसके बाद रुके नहीं, लगातार काम करते चले गए। मोहन जी उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष बनाने के बाद पूरे उज्जैन को एक नया रूप दिया। मोहन जी उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन बने। उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को पुरस्कार मिलना प्रारंभ हुआ। और मोहन जी के बाद मोहन जी ने जो काम किया उसका पुरस्कार लेने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। बंधुओं, मोहन जी यहीं नहीं रुके। शिप्रा परिक्रमा नई नई कल्पना है। हमने कहा दादा नर्मदा परिक्रमा तो सुना है, ये शिप्रा परिक्रमा क्या कर रहे हो? मोहन जी ने हजारों लोगों को लेकर और शिप्रा परिक्रमा का काम प्रारंभ किया। अभी अभी शिप्रा परिक्रमा करके ही मोहन जी 7 दिन पहले आए। मोहन जी ने कहा विक्रमादित्य को उठाना है। तो हमने कहा कैसे उठाएगा भाई? तो बोले एक महान नाटक लिखेंगे। और मोहन जी उसमें स्वयं पाठ किया। और मोहन जी पता नहीं कहां से घोड़े वाले को पकड़ लाए। इतना बड़ा 7वीं का लड़का, घोड़ा ऐसा चलाए कि पूछो मत। मैंने मोहन जी को कहा मोहन जी कहां से लाए उसको, छोटा विक्रमादित्य बनाता हूं। और बड़ा भारी मंच। तो मोहन जी ने कहा ढूंढने से मिलता है भाई साहब। तो निश्चित रूप से आप सबने ढूंढा, इसलिए मोहन जी मिले। उसके बाद मोहन जी
उज्जैन के दक्षिण से विधायक बने। विधायक रहते हुए उज्जैन ही नहीं, संपूर्ण संभाग में बहुत काम किया, विकास किया। चूंकि मोहन जी विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, इसलिए उसके बाद फिर जब मोहन जी 2018 में दोबारा विधायक बने, तो मोहन जी को मध्य प्रदेश में और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री का भार दिया और जो बाखूबी निभाया, ऐसे हमारे मोहन जी। और वर्तमान में 2023 के चुनाव में मोहन जी फिर से चुनाव जीते, तीसरी बार विधायक बने, और आप सबके आशीर्वाद से मोहन जी आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है। और आप सबको आशीर्वाद आप सबसे लेने के लिए आप यहां पर उपस्थित हैं। मैंने बहुत संक्षिप्त परिचय कराया, ज्यादा परिचय कराने से पूरा समय खत्म हो जाएगा। ऐसे में मोहन जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच दक्षिण हाथ में, मोहन जी के दक्षिण हाथ में जो बैठे हैं वो है हमारे कैलाश जी सोनी। आप संघ के स्वयंसेवक तो रह ही रहे, साथ में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष रहे, और वर्तमान में सांसद भी रहे राज्यसभा के, और वर्तमान में लोकतंत्र सेनानी संघ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आप सब ताली बजा करके उनका स्वागत करें। माननीय माखन सिंह जी, हम सबके अग्रज पुराने प्रचारक मोहन जी और तपन भौमिक, जगदीश अग्रवाल जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को खड़ा करने में माखन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। माखन सिंह जी लंबे समय तक और प्रचारक रहे, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, मठ मंदिर प्राधिकरण के आप माननीय अध्यक्ष रहे, और अभी हमारे मार्गदर्शक हैं। अपने माखन सिंह जी के बाजू में बैठे हैं अशोक जी पांडे। अशोक जी पांडे बड़ा नाम है, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। आप जज थे, जज से न्यायाधीश से सेवानिवृत्त होने के बाद और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में लगे रहे, और वर्तमान में मध्य भारत प्रांत के माननीय संघ चालक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रामकृष्ण कुसमारिया जी, आप 5 बार सांसद, 4 बार विधायक, मध्य प्रदेश शासन में आप 2 बार मंत्री रहे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अजय जी बिश्नोई, हमारे बड़े पुराने साथी, लठ खाने में, मार खाने में सबसे आगे रहे, ना जाने कितने ही आंदोलन कर डाले, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे, और हमारे अभी राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आप काम देख रहे हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मेघराज जी का परिचय बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूं। मेघराज जी मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। आप कन्नौज खातेगांव में तहसील प्रचारक, झाबुआ में जिला प्रचारक, तत्पश्चात भारतीय जनसंघ में आप संगठन मंत्री, युवा संघ के मध्य प्रदेश के संयोजक, और भारत में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, संगठन महामंत्री, और वर्तमान में आप हमारे संरक्षक हैं और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। सूर्यकांत जी केलकर साहब, सूर्यकांत जी के केलकर के लिए ताली बजाना बहुत जरूरी है। ये बड़े क्रांतिकारी आदमी है, शुरू से ही मार धाड़, किसको मारना, किसको पीटना, इस काम में ज्यादा रुचि थी इनकी। इनके संस्मरण भी बड़े खतरनाक हैं। बेड़ागढ़ में जाके एक की कुटाई करके रात को साइकिल से भागे, और साइकिल से भागे तो इनके पीछे जो है लोग पड़ गए, चोर चोर। ये भाई एक मोड़ पे खड़े होके करे चोर चोर, ये खड़े हैं, और पब्लिक उसके पीछे भागी। अब पता नहीं किसके पीछे भागी। अब सूर्यकांत जी साइकिल लेके वापिस और अपने सीधे कार्यालय। ऐसे अनेक संस्मरण है। सूर्यकांत जी संघ के प्रचारक रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश के, और आप उस समय संगठन मंत्री का दायित्व का निर्वहन करा, और वर्तमान में आप भारत रक्षा मंच का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उनका भी हमने आज मोहन जी और सुरेश देशपांडे जी का स्वागत किया। मैं परिचय करा रहा हूं सुरेश जी देशपांडे। ये एमएससी तक की पढ़ाई करने के लिए उज्जैन आए थे, और उज्जैन में ही प्रचारक बन गए, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, उज्जैन बड़े विभाग के प्रचारक रहे। उस समय अनेक कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम करते थे। इनने भी कोई कम पाप नहीं किए भाई, लोगों को पटापुटू के आंदोलन करो, जेल जाओ, क्योंकि संघ ने यह दायित्व दिया था उनको आंदोलन करने का। ऐसे जैसे विभीषण जी हैं, राघव जी हैं,
इन सब लोगों ने प्रेरित करके लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया, उनका भी स्वागत है। उसके बाद हमारे तुलसी भाई, तुलसी सिलावट जी, आप उस जमाने के संघर्षशील व्यक्तित्व में थे जो कि इंदौर के जेल में मीसा में थे, बाद में कांग्रेस में रहे, लेकिन उनकी आत्मा नहीं मानी। उन्होंने कहा हमें तो मीसाबंदियों के साथ रहना है। और मोहन जी के मंत्रिमंडल में आप जो है सिंचाई मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, पहले भी मंत्री रहे हुए हैं, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं। विक्रम प्रदान करने के लिए मीसाबंदी संगठन मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद। एक चीज और मैं बताऊं, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित एक विषय आया, ये मोहन जी के लिए बता रहा हूं मैं। मोहन जी, ये मोहन जी ऐसे व्यक्ति है, मैं भूल गया था अभी, एजुकेशन जैसे आया ध्यान आया, ये पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज। सबसे पहले बीएससी किया, बीएससी करके रुके नहीं, फिर एलएलबी किया। अरे एलएलबी करके रुक जा भाई, तो एलएलबी करके रुके नहीं। उसके बाद एमबीए किया, मतलब आर्ट्स भी है, लॉ भी है, कॉमर्स भी है, एमबीए भी है, साइंस भी है, और उसके बाद पीएचडी तक की पढ़ाई करी। तब से कहलाने लगे डॉक्टर मोहन यादव। धन्यवाद। बंधुओं, माननीय तपन जी ने हमारे अतिथियों का जिस कुशलता से परिचय दिया है, हमारे संरक्षक मेघराज जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो हम सबको मार्गदर्शन दें। सभी बंधुओं को नमस्कार। मंच पर विराजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश में संपूर्ण लोकसभा की सीटें जीता के लाने का श्रेय है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। लंबी बात नहीं करूंगा। हम सब दायित्ववान कार्यकर्ता, मैं आप सबको जानता हूं, आप सब मुझे जानते हैं। मध्य प्रदेश में जीत गए इसका मतलब ये नहीं है कि आगे हम चुप बैठ जाए। मैं जानता हूं उम्र आपकी भी और मेरी भी हो गई है, हम ज़्यादा दौड़ धूप नहीं कर सकते, पर ये मोबाइल नाम की चीज़ हमारे पास है, तो दिन भर बैठे बैठे घर में कम से कम 10-20 विचार अपने इसके ऊपर डालते रहें, क्योंकि जिस आपातकाल को हमने भोगा है, जिस देश में उस समय संविधान को कुचलते हुए हमने देखा है, जीवन की गारंटी भी समाप्त हो गई थी, ये हम सब लोगों ने झेला है। वही उसके हत्यारे आज देश भर में संविधान हाथ में लहराते हुए घूम रहे हैं, संविधान की रक्षा का नारा दे करके। और कुछ जनता कुछ प्रांतों में, मध्य प्रदेश में तो नहीं पर अनेक प्रांतों में लोग उसके भ्रम में आए हैं। तो हमारा दायित्व समाप्त नहीं हुआ है। हम सब कार्यकर्ता और आने वाले हमारे परिवार के जो नई पीढ़ी और लोकतंत्र में संरक्षण के बाद जो कौन सा आपने दायित्व दिया नया तपन जी, लोकतंत्र रक्षक, हाँ लोकतंत्र प्रेरी, और नरेंद्र हमारा है अग्रवाल, तो आप लोगों का ज़्यादा दायित्व है कि जहाँ तक बन सके, जितना बन सके, ये इन लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ लगातार आप संघर्ष करते रहें। और हम सब लोगों को, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमें संघर्ष से चूकना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं खुद प्रवास नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा, परंतु बैठे बैठे दिन भर जितना मोबाइल पर होता करता हूँ, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हमको आखिरी क्षण तक इस देश के राष्ट्रीयता को जगाने के लिए, राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमें सतत संघर्ष करना है। हम सब लोग इसमें प्राणपण से लगे रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सब बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय मेघराज जी का एक एक शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। मैं अब हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे प्रांत संघ चालक, जो स्वयं मीसा में बंद थे और न्यायाधीश रहे हैं,
उसके बाद पीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं माननीय श्री अशोक पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन दें। आपको हाँ, कहीं से भी, जहाँ से बोल रहा हूँ। मंचस्थ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित शेष समस्त आदरणीय श्रेष्ठ जन, इस सभागार में उपस्थित लोकतंत्र के सेनानी जिन्होंने वो काला अध्याय देखा है, भोगा है, संघर्ष किया और जीता, और जिनके मन में बार बार ये आशंका आती थी कि इन लोगों की अस्थियां अभी बाहर आएंगी या नहीं। श्रद्धेय मेघराज जी ने अभी बोला, बड़ी विचित्र बात है, अभी हाल में हमने देखा पिछले कई वर्षों से संविधान खतरे में है, संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र खतरे में है। भुला दिया गया वो काला इतिहास जब 25 और 26 जून की रात में संविधान को कुचला गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, लोगों के मौलिक अधिकार दफना दिए गए। किस तरह संविधान को बदला गया। 26 जून को आपातकाल लगाया गया और अगस्त में एक संवैधानिक संशोधन लाया गया, 38वां संविधान संशोधन। आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में इंदिरा जी की अपील लंबित थी, और जिन कारणों पर, जिन आधारों पर उनका चुनाव अवैध घोषित किया गया था, इस 38वें संविधान संशोधन के द्वारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और संविधान में संशोधन किया गया और वे सारे कारण वैध मान्य किए गए। जिन आधारों पर उनका चुनाव निरस्त किया गया था उनको लीगलाइज किया गया, उनको वैध स्वरूप दिया गया। मामला यहां तक नहीं रुका। इसके बाद 39वां संविधान संशोधन लाया गया और उन सब संशोधनों को उस दिन से प्रभावी किया गया था जिस दिन से पिटीशन दायर हुई थी, उसके पहले से। संविधान में अगला संशोधन किया गया। लोकसभा के स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यह संविधान संशोधन हुआ। और यह संशोधन हुआ कि लोकसभा द्वारा गठित एक समिति इनके निर्वाचन के संबंध में आपत्तियां सुनेगी। कोर्ट को ऐसे निर्वाचन सुनने का न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है और संविधान प्रदत्त है। और केशवानंद भारती वाले में कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 1975 के पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था कि न्याय पुनरीक्षण संविधान के मूल ढांचे का अंग है, फिर भी संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ की गई। ये किसको कहते हैं? संविधान को बदलना। फिर हम देखते हैं वो काला संविधान का संशोधन आया, 42वां संविधान संशोधन। संसद की अवधि 5 साल से 6 साल की गई। यह संशोधन किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व स्पीकर द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य को उनके निरस्त होने के पश्चात, उनके कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। उन पर आपराधिक या दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। लोगों की जबान बंद कर दी गई थी, प्रेस का गला घोंट दिया गया था। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जी और केंद्र सरकार की तरफ से जो बहस की गई, वो बहस की गई कि न्याय पुनरीक्षण का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है।
जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके पहले का मौजूद था। इतना ही नहीं, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल ढांचे का अंग नहीं है, जबकि प्रीएम्बल में ही लिखा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तर्क दिया गया, वहां सुप्रीम कोर्ट में शांति भूषण जब तर्क दे रहे थे, हाँ, कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को आम जनता से अलग कैसे माना जा सकता है, इनकी निर्वाचन आज का अलग सुनी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ये सामान्य जन नहीं है। तो इस तरह संविधान का छेड़छाड़ करने वाले, हत्या करने वाले, आज जैसा आदरणीय मेघराज जी ने कहा, संविधान लहराकर संविधान खतरे में बता रहे हैं और संविधान को बचाने का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हम सब लोगों को जागृत होकर उस काला अध्याय, उसका संवैधानिक पक्ष, उसका वैधानिक पक्ष और इनकी कुचालें, ये आम जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बंधुओं, आपको शायद पता ना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे और अभी उन्हें जरूरी काम से पुनः दिल्ली जाना है। ये हमारे केवल इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं वो, तो इसलिए हम सब भी मैंने प्रयास ये करें कि किसी उनको बाधा ना आए। अब मैं माननीय कैलाश सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात कहें। बंधुओं, आजादी के बाद हिंदुस्तान के इतिहास का आज वो मनहूस दिन है जिस दिन हिंदुस्तान की आजादी को खत्म करके और इस देश में तानाशाही स्थापित हुई थी। और इस कालखंड को बीते हुए 49 साल पूरे हो गए, 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए। और बंधुओं, आज भी लोकतंत्र के लिए जो चुनौतियां हमारे संघर्ष के समय खड़ी थी, वो ही चुनौतियां छद्म रूप में पुनः हिंदुस्तान के सामने खड़ी हैं। और इसलिए और निहायत जरूरी है कि हम सब हिंदुस्तान के वो संघर्ष करने वाले लोग जिनने फिर से हिंदुस्तान में दूसरी बार इस आजादी को स्थापित किया, उन सबको बार बार मिलकर के विचार विमर्श की आवश्यकता है। और इस विचार विमर्श के लिए हमें अवसर इतने बड़े प्रमाण में देने का जो मौका दिया, हम माननीय मोहन जी का बहुत पूरे मध्य प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों की ओर से खूब हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसमें हमारी जीवटता भी बनी रहेगी। जो राजनीतिक विचार, जो समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, उसकी छाया कभी कम नहीं होती, वो चिरजीवी होता है। पंडित दीनदयाल जी ने भी कहा है, संगठन कुशलता के साथ पुराना छूटे नहीं और नया जुड़ता चला जाए। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बहुत संपन्न मंच, माननीय माखन सिंह जी महामंत्री संगठन रहे, हमारे सभी प्रचारकगण, हमें काम सिखाने वाले, और आज भी हम कह सकते हैं कि राजनीति में जिनके आचरण की सौगंध खाई जा सकती है, ऐसे परम आदरणीय मेघराज जी आज मंच पर बैठे हैं। हमारे नेता माननीय विक्रम जी, परम आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी भी जिस विनम्रता से उपस्थित के नेतृत्व में दुनिया हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित कर रही है। मैं आज के इस मंच पर अभी अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर भाषण दिया। हमारे माननीय कैलाश जी सोनी, अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी का, जो राज्यसभा के माननीय सांसद हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मीसाबंदी के, पूर्व सांसद हैं। और हमारे अपने वरिष्ठ नेता जिनने पूरा जीवन संघ कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए दिया,
पूर्व सांसद, हमारे बहुत सारे दायित्व का निर्वहन किया है। श्रीमान मेघराज जी जैन साहब, अब आपका वंदन है, अभिनंदन है। हमारे एक और वरिष्ठ प्रचारक माननीय माखन सिंह जी भाई साहब, आपका भी वंदन अभिनंदन। जरा ताली वाली बजाते रहो, मजा नहीं आ रहा, जरा अच्छे से मैं नाम बताऊं, आप अपना अभिनंदन करें। माननीय विक्रम वर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, बहुत सारे दायित्व का आप निर्वहन कर चुके हैं। माननीय सुरेश जी देशपांडे भाई साहब, आप भी समादरणीय, आप दोनों का अभिनंदन किया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। माननीय सूर्यकांत जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सूर्यकांत जी, ऐसा हो रहा 3 दिन में 3 बार मुलाकात हो गई। रोज ही सूर्यकांत जी भाई साहब से साथ परिषद के माननीय शालिग्राम जी को लेकर के कार्यक्रम हुआ, उसमें आपकी मुलाकात हुई। फिर आप अपने मंच को लेकर के कुछ काम बताने आए। आज भी आपकी ऊर्जा को देख के नमन करता हूं। आप अपनी जीवटता से अलग ही एक आभा बिखेरते। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय अशोक पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष MPPSC और माननीय मध्य भारत के आप संचालक भी हैं। माननीय संचालक जी, आपका अभिनंदन। माननीय अजय बिश्नोई जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई जी, तुलसीराम सिलावट जी, ये नहीं मालूम था तुलसी भैया हमको, लेकिन ये आपका भी वंदन अभिनंदन है। आप भी मीसाबंदी के इस मंच पर विराजमान है। तपन जी, आपकी तो आभा ही अलग है। तपन जी बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए सारे काम को जीवित रखते हैं। माननीय सुरेंद्र द्विवेदी जी, महामंत्री मीसाबंदी, माननीय संतोष शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मीसाबंदी, माननीय जगदीश जी भाई साहब परिषद के समय से हमारे वरिष्ठ रहे। माननीय भरत चतुर्वेदी जी, माननीय हमारे रामकृष्ण कुसुमर जी, पूर्व मंत्री और अभी भी आप आयोग के अध्यक्ष हैं। माननीय मदन बाथम जी, आपका वंदन है, अभिनंदन। समूचा मंच, संतोष जी भी है ना मंच पे, संतोष शर्मा जी से लेके सारे लोग, आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। देखो, रस्सी जल गई बट नहीं गया। हम सब जानते कि पूरे तौर पे मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कर दी और आपातकाल को लेके दुनिया जानती। कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस के लोगों का व्यवहार, इंदिरा गांधी का उस समय का आचरण, और जैसे मैंने प्रारंभ में बात छेड़ी कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत को गौरवान्वित कर रही तीसरी बार, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका? इसमें आपका योगदान है सबसे बड़ा, जिन्होंने वो आपातकाल के काले काल के प्रश्नों को मिटा करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया। हम केवल कल्पना करें कि वो 75 का आपातकाल कोई कारण से आपका संघर्ष नहीं होता तो कितने साल हुए थे आजाद हुए को देश को? 20 साल तो हुए ही थे। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान की हमारी दोनों की एक जैसी हिस्ट्री है, दोनों अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हुए, लेकिन काल के प्रवाह में वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई और जो भी हुआ है। और आज पाकिस्तान किस मोर्चे पे, किस मुहाने पे आके खड़ा है? वहां के अंदर की आवाजें क्या आ रही है? लेकिन उसके उल्टे आपके इस संघर्ष के कारण से सारी की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदली। दुनिया की सबसे अनुशासित फौज गर्व से आज हमारे साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन करो आपने लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले सभी सशस्त्र बलों के लिए, जिन्होंने उस लोकतंत्र के अंदर आपके संघर्ष का सम्मान किया। आपके अपने संघर्षों के बलबूते पे दोबारा चुनाव हुआ और सत्ता का हस्तांतरण कितनी सरलता से हो जाता है। यह सत्ता का हस्तांतरण सरलता से करने में सबसे बड़ी ताकत अगर है तो ये हमारे उस समय लोकतंत्र के संघर्ष की है। दुनिया भी जानती है। अरे यही तो कारण है आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी अनुसूचित जाति की बहन को राष्ट्रपति जैसे पद पे देख करके गौरवान्वित होता है। यह सबसे बड़ा कारण है। तो ये हमारे उस संघर्ष के ऐसे कई उदाहरण भर पड़े। अभी अभी आपको जानकारी बता दूं, मैं जहां से आ रहा हूं वहां निर्वाचन चल रहा था और निर्वाचन में यही नाटक आप भी समझते हो, जो मैंने मुहावरा बोला वही वाला हिसाब है कि एनडीए के सामने एक घमंडिया गठबंधन बना
और घमंडिया गठबंधन ने अपना नाटक कर कुरा के ये इनके प्रकारेण सारी ताकत लगा ली। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि आज एनडीए की ताकत के भरोसे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उनको रोज नाटक करना है। नाटक के प्रकार भी कैसे कैसे हैं। अभी बीच में से अच्छा भाषण में एक विषय आया कि अगर वो सीट जीत गए तो ईवीएम भूल गए, अगर ये हार जाते तो ईवीएम जवाबदार है। उनके खिलाफ कुछ भी बात हो जाए तो वो तुरंत बहाने ढूंढ के चलते हैं। हमारे अपने राजगढ़ के चुनाव में उनका हम 400 प्रत्याशी खड़े करेंगे। अब 400 तो मिले नहीं, तो अब फालतू की बात करते हो। लेकिन अब चुनाव आपने सबने जिस ढंग से 29 का 29 जिताया, मैं आपका स्वागत करता, अभिनंदन करता। ये आप सबकी देन है, आप सबकी पुण्य है। सरकार अपना काम करती है, लेकिन घर घर में घुस करके ये राष्ट्रवादी विचार को फैलाने का काम जो आप सबके माध्यम से हुआ है, ये उसकी भूमिका है। और सरकार के अंदर जैसा कहा गया है कि हम और आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी लोकसभा की बता रहा था, तो लोकसभा के अंदर निर्वाचन का मसला आया। अपना फॉर्म भी भरा, उनका भी भरा, हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ, उनका उम्मीदवार भी डिक्लेयर हुआ। और आज आनंद आया, ओम बिरला जी ने जैसे निर्वाचितों के पहला भाषण दिया, उन्हें लोकतंत्र सेनानियों के उस समय के संघर्ष को याद किया कि यह उनकी देन है, यह उनका नमन है, उनका सम्मान है। और जैसा होता है, जैसे ही वो बोले कि वो सारे के सारे मैदान छोड़ के भागने लगे, क्योंकि उनको पसंद न तब था ना आज था। वो जो एक दुर्भाग्य के साथ होना तो ये चाहिए कि काल के प्रवाह में इतने प्रमाण मिल गए कि हाँ कांग्रेस ने गलती की थी। और कांग्रेस के इस समय के गठबंधन में भी वो सारे लोग भी मिले हैं जो उस समय आपातकाल में बंद थे। लेकिन स्वार्थ की दोस्ती क्या होती, ये उसका उदाहरण है। चोर चोर मौसेरे भाई किसको कहते हैं, ये उसका उदाहरण है। वो बिहार के लोग जो उनके साथ खड़े हैं, वो भी तो जेल के शिकंजे में थे। वो सारे के कारण से आज भी वो स्थिति ला रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जनता है, ये सब जानती है। जनता की लड़ाई, जनता के लिए, जनता के द्वारा लड़े जाने का, और जयप्रकाश नारायण जी का वो नेतृत्व, और हम सब तो और भाग्यशाली है। ऐसी कोई दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलेगी। इतना अच्छा अनुशासित अपना संगठन भारतीय जनसंघ, उसकी कुर्बानी देखो, जिनने अपने इस लोकतंत्र के लिए, लोग कहते हैं हम बहुत जिद्दी हैं, बहुत कट्टर हैं, बदलते नहीं हैं, लेकिन हम तो वहां तक बदलते कि अपनी पार्टी का ही विलीनीकरण कर दिया, जनसंघ को हमने समाप्त कर दिया। केवल लोकतंत्र के कारण से यह गौरवशाली पक्ष भी हमारे सामने है। और जैसे कहा गया कि कमल का दल पानी में जाए या बाहर आए, उस पर पानी का असर नहीं हो। हमने भले ही विलीनीकरण कर दिया, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हम लड़े थे, जिन विषयों को लेकर हम आगे बढ़े थे, उनके साथ भी रहे तब भी, उनके खिलाफ रहे तब भी, या उसके बाद भी, आज तक भारतीय जनता पार्टी बनकर के जिन जिन मुद्दों को लेकर हमने राजनीतिक यात्रा की थी, सरकारें बनाने के बाद हमारा सपना क्या होना चाहिए, तो एक बार फिर अब अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके सामने आप सब लोकतंत्र सेनानियों ने जो लंबा संघर्ष किया था, वो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। वो सारे के सारे धारा 370, 3 तलाक, सुशासन, सुचिता, लोकतंत्र के अंदर हमारा आचरण, जो व्यवहार, कितने प्रकार से बात करें, किसी भी इतने बड़े देश के, इतनी विविधता वाले देश के सामने 10 साल की अवधि बहुत छोटी सी होती, कोई हिसाब नहीं लगाते उसका, लेकिन इतनी छोटी सी अवधि में भी कितने आयामों में काम किया। आज हमें इस बात का गर्व है, आपके कारण से दुनिया की सशक्त, सबसे बड़ी सक्षम सेना बनाने का गौरव अगर हासिल हुआ है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लेकर हुआ है, जिसके कारण से आज हम दुनिया के तीसरे ऐसे देश हो गए जो अपने देश के अंदर तो अपने हितों की रक्षा करते ही हैं, अपने देश की समस्या का समाधान करते ही करते हैं, बल्कि मौका पड़े तो दुश्मन के देश में, घर में घुस करके अपने दुश्मनों को मारने की हिम्मत रखते हैं। हमको एक बार नहीं, 2-2 बार यह गौरव हासिल हुआ है कि हाँ, हमारे देश के अंदर होने वाली चुनौतियों का
सक्षमता से सामना करने के लिए हम सबल हुए, सक्षम हुए। ऐसे एक नहीं कई मुद्दे हैं, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। मुझे बताया गया कि आप सबको निमंत्रण का मामला था, तो हमने अपने अधिकारियों से कहा कि देखिए भाई, जिनको बुलाना है वो इस शासन की व्यवस्था के सबसे सम्माननीय हकदार लोग हैं, इसलिए कोई छूटना नहीं चाहिए। सबको ससम्मान बुलाने का अधिकार हमारे अपने उनके इस घर में बुलाना चाहिए। ये घर मेरा हाउस नहीं है, वास्तव में ये हमारा लोकतंत्र का, इस व्यवस्था का भाग है। और स्वाभाविक रूप से इसके बारे में लोकतंत्र सेनानी नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? ये हक तो आपका ही होना चाहिए। इसलिए मुझे इस बात का आनंद है कि आज आप सबको प्रणाम करने का, आप सबको दर्शन करने का मेरा अपना सौभाग्य है। मुझे बताया गया लोकतंत्र सेनानियों के माध्यम से आपने कोई 2, 4, 5 बात कही है, मैंने वो तो पढ़ ली है, उसको तो सारी मानता ही मानता हूं, कुछ छोड़ने वाला नहीं वो जो आपने बात कही है। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस, विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे, को ताम्रपत्र देंगे। आपने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को समान लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, अभी हमारी सरकार ने एक प्रयोग किया है। प्रयोग ये किया है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर भौगोलिक, अभी हरदा तरफ से, नरसिंहपुर तरफ से एक आपको ध्यान में अग्निकांड हुआ था फटाके का, और हमको एम्बुलेंस से वहां मरीजों को, लोगों को निकाल के लाने में भारी दिक्कत आई, रास्ता छोटा, आने की कठिनाई ऐसी। तो इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, यहाँ कोई भी बीमार हो जाए, कोई घटना घट जाए तो तुरंत बड़े हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कोई प्रबंधन नहीं। भगवान के भाग्य से, हमारे भाग्य से, भगवान की दया से वनांचल है, पहाड़ है, नदी पर्वत सब है, लेकिन इतनी दूरी को कैसे कवर करें? तो बीमारी की अवस्था में, आकस्मिक रूप से कठिनाई में हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था खड़ी करी है कि कोई भी कहीं बीमार हो तो आकस्मिक रूप से उसको उच्च जगह पर ला करके योग्य प्रकार से इलाज कराए। अभी आपने लिखा नहीं है, मैं ये इलाज भी आपको कराने की घोषणा करता हूं। कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है, बीमार की इस अवस्था में ये साधन जरूरी, इसके कारण से हमने ये निर्णय किया है। इसके साथ साथ अभी आपके लिए जानकारी के लिए ये हमारी एयर टैक्सी की सुविधा हमने जारी की है। एयर टैक्सी की सुविधा के आधार पर जिसको सिंगरौली, जबलपुर, रायपुर, जबलपुर, रायपुर पुराना मध्य प्रदेश था, अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे, क्योंकि ये सुविधा आप ही की तो है, हम में से हर एक का हक है, क्यों आना जाना नहीं चाहिए। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए, इसमें क्या दखल। हमारे मीसाबंदियों का भी सम्मान लोकतंत्र सेनानियों की तरह उसी समान लोकतंत्र सेनानियों का होता है, मीसाबंदियों का, और उनमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अभी तक इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है, ताकि उसके विविध प्रकार के कष्टों के बीच भी हमारे लोगों ने जीवन बनाए।
ये बहुत कामकाज करना है, जिनको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हैवी इंडस्ट्री जो भी काम करना, आप सूची बनाकर उनके बच्चों की भी देंगे तो उनकी प्रशिक्षण कराकर यथायोग्य जैसी व्यवस्था है, उनके रोजगार के प्रबंधन भी अपनी सरकार के द्वारा किए जाएंगे। क्योंकि हमारे अपने लोग अगर इस व्यवसाय से जुड़ते हैं, वो हमारी इस विचारधारा के साथ अगर राष्ट्र की धारा में आर्थिक रूप से भी समृद्ध होते हैं तो गलत क्या है कि अलग अलग प्रकार से निवेश के सारे मामलों में जिनको अपने उद्योग धंधे लगाना है, कोई कामकाज करना है, जिनको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हैवी इंडस्ट्री जो भी काम करना है, आप सूची बनाकर उनके बच्चों की भी देंगे तो उनकी प्रशिक्षण कराकर यथायोग्य जैसी व्यवस्था है, उनके रोजगार के प्रबंधन भी अपनी सरकार के द्वारा किए जाएंगे। क्योंकि हमारे अपने लोग अगर इस व्यवसाय से जुड़ते हैं, वो हमारे विचारधारा के साथ अगर राष्ट्र की धारा में आर्थिक रूप से भी समृद्ध होते हैं तो गलत क्या है। जब हम सबके लिए सोचते हैं तो उनके लिए तो सबसे पहले सोचने की जरूरत है जो इसके हकदार है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के प्रति आपके प्रति शुभकामना है और आप सबका यहाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप अलग से भी मौका समय का चाह रहे थे, लेकिन मैंने अगला क्रम बनाया जुलाई के बाद के जिले जिले की हमारी प्रवास यात्रा रहेगी तो उसमें समय के लिए थोड़ा सा आपके लिए भी अलग से रखा जाएगा ताकि आपसे सीधी बात हो सके, आपके लिए भी समय मिले ताकि आपके सुझावों का उसमें गुंजाइश रखें। मेरी अपनी ओर से विधानसभा के बाद, चूंकि विधानसभा सामने आ गई 2-3 दिन बाद और उपचुनाव हमारा 10 तारीख के बाद है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने ऐसा योजना बनाई है। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी आप कोई लिखित सुझाव लाएं, कोई बात कहें तो अपना एसोसिएशन बना हुआ है, एसोसिएशन के माध्यम से भी आपका सदैव स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री जिंदाबाद। बंधुओं, अब हमारे बीच में ये कार्यक्रम के समापन की एक औपचारिकता रहती है। हमारे संतोष शर्मा जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, वो आभार प्रदर्शन करेंगे। वो सबसे कम उम्र के 14 साल की उम्र में जेल में आंदोलन करके गए थे। मंच पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे समस्त कार्यकर्ता और यहाँ पर पधारे समस्त लोक सेनानियों को यहाँ पर कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और सामान्य प्रशासन विभाग जो हमको निरंतर सहयोग करता है और आगे भी करता रहता है और उनकी व्यवस्थाओं के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के समस्त अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद कार्यक्रम के बाद भोजन करेंगे और भोपाल संभाग के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे 20 मिनट बाद भोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।